हम एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। जिसका जो अगर कम्युनल किसकी सांप्रदायिक जी का अगर विचारधारा है उसको वही नजर आएगा। इस मुद्दे को तो महायुति के सहयोगी दलों ने ही नकार दिया। जात धर्म चुनाव कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बड़ी बहस करेंगे महाराष्ट्र के पुणे से। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। पुणे यहाँ की आप एक तरह से कह सकते हैं कल्चरल राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है। बहुत सारे पूरे देश से बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि पुणे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मराठा साम्राज्य के वक्त पर देखिए तो ये किस तरह से शक्ति का एक केंद्र था पुणे। यहीं पर मराठवाड़ा, जहां पर बाजीराव ने अपना पूरा एक साम्राज्य बनाया था। लेकिन इस बीच जो चुनावी संग्राम 2024 में चल रहा है उस पर जरा नजर डालिए, क्योंकि जात धर्म की खूब बातें हो रही है। अगर बीजेपी अपनी तरफ से एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा को बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बार बार कास्ट सेंसस की बात कर रहा है। तो धर्म और जाति अलग अलग सबने अपनी राह खोल ली है और सत्ता में पहुंचने की इस राह पर वो आगे बढ़ते हुए जात धर्म की खुलकर बात करने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद शहजाद पूरावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे और अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में प्रचार के 4 दिन और बचे, लिहाजा दोनों ओर से सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। बीजेपी को एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर भरोसा है, तो कांग्रेस जाति जनगणना के हथियार को धार दे रही है। आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, 90 में से सिर्फ एक अफसर आदिवासी है और उस अफसर को पीछे कोने में बैठा रखा है। यह बदलना है। बदलने का तरीका जाति जनगणना। महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर विकास विरोधी और आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है। कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। दूसरी ओर राहुल गांधी बीजेपी को संविधान विरोधी साबित करने में लगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। पीएम मोदी संभाजीनगर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो राहुल गांधी आदिवासी बहुल इलाके में थे। प्रधानमंत्री ने संभाजीनगर के नाम को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का अनुदान करने वाले लोग हैं।
हम ये नहीं चाहते कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहां से छीनकर दूसरे प्रदेशों में भेजे जाएं और आदिवासी युवा जाकर बंधुआ मजदूर बने गुजरात में, दूसरे प्रदेशों में। हम चाहते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रोजगार मिले, सही रोजगार मिले, इज्जत का रोजगार मिले। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हम यहां अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। इस बीच सामना में उद्धव गुट ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया कि बीजेपी ने महंगाई की बजाय चुनाव में हिंदू, मुस्लिम, निजाम, औरंगजेब, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो सेफ रहो जैसे सांप्रदायिक कटुता पैदा करने वाले नारे और उन्मादी विषय लाकर प्रचार का स्तर गिरा दिया है। सत्ताधारी दल के जो नेता प्रचार के लिए गांव या दरवाजे पर आते हैं, मतदाताओं को चाहिए कि वो उनसे फटकार लगाते हुए जवाब तलब करें। हिंदू मुसलमान को छोड़िए, उसे हम संभाल ही लेंगे, पहले ये बताओ कि तुम महंगाई कब कम करोगे। विशेष रूप से मोदी जी ने शुरुआती से एक नारा दिया, एक ब्रीदवाक्य दिया पार्टी को कि सबका साथ होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, सबका विश्वास और सबका विकास होना चाहिए। किसी भी वर्ग का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार यही करती थी, एक वर्ग का तुष्टीकरण है, दूसरे को बड़ा अन्याय होता था। इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार हैं, बहुसंख्यकों को कम है। इस मुद्दे को तो महायुति के सहयोगी दलों ने ही नकार दिया। आपने अजीत पवार जी का इंटरव्यू नहीं सुना है क्या? महायुति आपस में ही इस नारे पर सहमत नहीं है और कोई भी इस नारे पर सहमत नहीं हो सकता। उनका कुछ भी नारा हो, हमारा नारा है, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। महाराष्ट्र की लड़ाई दिलचस्प हो चली। लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद महायुति के सामने बड़ी चुनौती है, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के सामने बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों से निपटने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे। शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ किशोर तिवारी उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ सूजीबेन शाह जुड़ गई है एकनाथ शिंदे के गुट के। देखिए, जिस पुणे में मैं मौजूद है, मराठा साम्राज्य का ये एक बहुत बड़ा केंद्र था और हम लोग शनिवार वाड़ा की बात कर रहे थे जो बाजीराव ने यहाँ बनाया था। लेकिन इसी के साथ साथ आज बात छत्रपति संभाजी महाराज नगर की हो रही है, जो कि औरंगाबाद था पहले, और प्रधानमंत्री ने वहीं पर इस नारे को फिर से बुलंद किया है। देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो औरंगजेब ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है पूरे महाराष्ट्र में, उनके बेटे, जो सबसे बड़े बेटे थे, जो कि दूसरे सबसे बड़े राजा बने मराठा साम्राज्य के, छत्रपति संभाजी महाराज, औरंगजेब ने ही उनकी हत्या कराई थी। फिर भी उस नगर का नाम औरंगाबाद दशकों तक रहा और उसके बाद 2022 में आकर वो छत्रपति संभाजी नगर बना है। इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने वहां पर उठाया। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे में क्या 2022 के चुनाव को जीता जा सकता है? कैसे? देखिए, महाराष्ट्र का आपने सुना होगा, महायुति के ही आपके तमाम नेता है, बीजेपी के नेता। अगर अजित पवार के बाद पंकजा मुंडे, ऐसे तमाम नेता कह रहे हैं कि ऐसा नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, तो इस पर आपको जवाब देना होगा। यहां पर यह सच है कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, लेकिन आज की पीढ़ी मानती है कि मिल के रहना है। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स हो। देखिए, एक तरफ अंजना जी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, किस प्रकार से करना है विरासत का पुनरुत्थान और गरीबों का कल्याण, और दूसरी तरफ आप क्या देख रही है, हर रोज वोट बैंक की दुकान से एक एक भाईजान का नया नया फतवा जारी होता है। आज नए भाईजान AIMPLB का फतवा जारी हुआ है, वही AIMPLB जो बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान के ऊपर शरिया रखना चाहती है। खंडन आने के बदले समाजवादी पार्टी ने कहा बहुत अच्छा, हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं, खंडन कर दें। दूसरी बात, 10% मुस्लिम आरक्षण की बात की गई, उसको सुप्रिया सुले ने स्वीकार लिया। झारखंड में जमीयत उलेमा का फतवा जारी हुआ CAA को लेकर, उसको कांग्रेस और बाकी दलों ने स्वीकार लिया। उसके बाद कर्नाटका में इनकी खुद की कांग्रेस की सरकार है, आपने मुस्लिम कोटा तो सुना होगा, पहली बार ब्रिज
पुलिया बनाने में भी मुसलमानों को कोटा दिया जाएगा, ये कर्नाटका की सरकार का फतवा जारी हुआ। तो एक तरफ हम तो जब 70 लाख टॉयलेट बांटते हैं, 15 लाख घरों में बिजली देते हैं, 20 लाख आवास बनाते हैं, 2.5 करोड़ लाड़की बहनाओं को योजना से जोड़ते हैं, हम तो हिंदू मुसलमान शिल्पा सुल्ताना नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको दे रहे हैं। परंतु कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? जो 10% मुस्लिम कोटे की बात कर रहा है। आप पुणे आई है, पुणे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ही, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी में हुआ, परंतु पुणे उसके अलावा बहुत ही ऐतिहासिक महापुरुषों की भूमि है। यहां पर लोकमान्य तिलक जी का भी बड़ा लंबा उनका वहां पे काम रहा और वो जन्म हुआ। उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया था। आज गणेश जी की प्रतिमा पर आप देखेंगे ये नसीम मियां नसीम खान ने अपनी तस्वीर गणेश जी पर लगा दी है। क्या इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, निकाला क्या इसको? और गणेश पूजा के समय पर कितनी आपत्ति की जब प्रधानमंत्री चंद्रचूड़ जी के आ गए। फिर फुले और आंबेडकर जी की भी एक तरीके से जमीन है, क्योंकि पूना पैक्ट यहीं पर साइन हुआ था। आज बता दीजिए एएमयू में SC/ST के अधिकारों के लिए तैयार है क्या अभय जी? पूछ लीजिए कि 370 के खिलाफ जाकर, हटाने के खिलाफ जाकर, आज जब वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला है तो ओमर मियां जो रेजोल्यूशन लाते हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड क्या है? कुछ बोलने की वो हिम्मत करेंगे? और जिस प्रकार से अभी उनके एक नेता का बयान आया है, वो कहते हैं गुलाम मीर, ये वोट बैंक के गुलाम है, कहते हैं कि मैं तो भारत के नागरिकों का, आदिवासियों का, ओबीसी का सिलेंडर पकड़ पकड़ कर घुसपैठियों को दे दूंगा। अरे ये कौन से आंबेडकर जी के संविधान में लिखा है? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, लेफ्ट पार्टी का और इंडिया टुडे की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जमात-ए इस्लामी के साथ आज बैठ चुकी है। ये पिनराई विजयन का आरोप है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज, क्योंकि आप पुणे की धरती से, तो आखिरी एक चुनौती, सावरकर जी और बाला साहेब ठाकरे, इनकी प्रशंसा कर दे बस अभय मियां सावरकर जी को तो कायर, डरपोक, सावरकर जी फर्गसन कॉलेज के कमरे में रहे थे, वो तो वीर सावरकर जी थे। आज किशोर तिवारी से पूछे सावरकर जी के प्रति उनके मन में क्या भावना है, और ये देखिए ये बोलेंगे भारत रत्न का विषय नहीं है। जो सावरकर जी का अपमान अभी इनके नेता ने किया है, उनके नेताओं के अपमान के लिए माफी मांगे अभय दुबे। ठीक है अभय दुबे जी, वीर सावरकर की भी ये धरती है, बहुत सारे आपके नेता खुलकर उनके खिलाफ बोलते रहे, सब क्या आपके सर्वोच्च नेता से लेकर हर नेता ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। और क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी कि जो भूमि, जो मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनकी बेटे के हत्यारे के नाम पर एक शहर दशकों तक इस देश में रहा, लेकिन किसी ने नाम बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। तीसरा प्रश्न, क्या कास्ट सेंसस ही एक तरीका है, वरना इतना अग्रेसिव होकर जाति और जातीय आरक्षण की बात, मुझे लगता कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी एजेंडा पहले बनाया था। 3 प्रश्न है। अंजना जी, एक 2 प्रमुख नारे जिनका अंडर करंट समूचे महाराष्ट्र में है, वो है ध्यान बांटेंगे और जेब काटेंगे, वोट को हरेंगे और जेब को भरेंगे। आज मैं बिल्कुल उसी लाइन पर बात करूंगा जिससे शुरुआत शहजाद पूनावाला जी ने की। उन्होंने मुझे मियां कहकर संबोधित किया, मैं उस रास्ते पर भी जाने की कोशिश नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी समूचे महाराष्ट्र का किसान त्राहिमाम कर रहा है। जानते हैं कितना बड़ा धोखा दिया है आपने महाराष्ट्र के किसानों को। आज महाराष्ट्र के 12 जिलों के किसान, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी खेती अंजना जी जानते हैं कौन सी होती है? सबसे बड़ी खेती 50.52 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की होती है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य मोदी जी ने घोषित किया 4892 रुपए, 3,500-4 हजार रुपए मिल रहा है। वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने घोषणा कर दी 15 अक्टूबर से हम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद करेंगे। करते नहीं है, लेकिन चुनाव थे महाराष्ट्र में तो कहा, राज्य सरकार का अनुरोध था, राज्य सरकार ने कहा कि 74 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन इस बार होगा, कम से कम 27 लाख खरीदना। उस 27 लाख मैट्रिक टन में मोदी जी ने कहा नहीं, सिर्फ 13 लाख मैट्रिक टन की अनुमति दूंगा। और शर्मसार कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। 15 अक्टूबर से लेकर आज तक कितनी खरीद की पता है आपको? 2800 मैट्रिक टन मात्र, 0.001% से भी कम। प्रधानमंत्री जी, कहां जाएगा वो किसान? आज कपास का किसान त्राहिमाम कर रहा है। और ये क्यों किया? ये षड्यंत्र किया है, जो मैंने कहा ना कि ये जेब भरने वाले, किसकी जेब भरेंगे? धन्ना सेठ की। 2 व्यापारी तेल के खेल में कूदे। प्रधानमंत्री का 2015 का 15 अगस्त का भाषण मुझे याद है, किसान भाइयों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा करना, खूब बीज उत्पादित करना, मैं विदेशों से तेल मंगाता हूं खाने का,
तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्या हुआ सोयाबीन का? सोयाबीन में जो 79 लाख मेट्रिक टन था, उससे उत्पादन बढ़ाकर किसानों ने 2022-23 में 149 लाख मेट्रिक टन कर दिया। लगभग 2 गुना उत्पादन बढ़ा दिया प्रधानमंत्री जी। जो 13 लाख मेट्रिक टन तेल आयात करते थे, वो कितना कर दिया? 38 लाख मेट्रिक टन। एक्साइज ड्यूटी, आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी 13 से 17%। बेसिक एक्साइज ड्यूटी 0 कर दो। और उन 2-3 व्यापारियों ने एक नेक्सस बनाया। आज सोयाबीन के तेल के भाव तो आसमान छू रहे हैं, मगर फसलों के दाम क्यों नहीं मिलते? कहां जाएगा कपास का किसान? आज कपास का किसान भी उन जिलों में, वो नांदेड़ है, वो धाराशिव है, वो वाशिम है, वो बुल्ढाना है, वो परभनी है, वो यवतमाल है, अमरावती, हिंगोली, अकोला, जालना, कहां जाएंगे? किससे गुहार लगाएंगे किसान? बताइए आप चौंक जाएंगे। एक नया खुलासा करता हूं। शिंदे सरकार ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी कि हमारा जो लागत आती सोयाबीन की खेती की, वो 6,039 रुपए आती है। इन्होंने 3,221 रुपए लागत निर्धारित कर दी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा अंदर ही अंदर धोखा किसान भाइयों को महाराष्ट्र के दिया। और आज आते हैं और कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। अरे शर्म करिए थोड़ी सी। यही तो आरोप लगाते थे हसन मुशर्रफ पर कि वोट जिहाद कर रहे हैं। 40,000 किसानों का पैसा ट्रांसफर कर दिया। किसके टिकट से चुनाव लड़ रहा है? नजीबुल्लाह किसके टिकट से चुनाव लड़ रहा है? ठीक है, यही आरोप सच्चे या झूठे आप मैं लौट रही हूँ, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा। एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए। अजीत पवार और पंकजा मुंडे पर मैंने सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला ने एकदम जवाब नहीं दिया। अभय दुबे से मैंने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखने पर दिया। वीर सावरकर पर सवाल पूछा, कासेंसस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये सारे एक दूसरे पर ऐसे लिखने के लिए आते हैं और ये एक दूसरे पर ऐसे लिखेंगे, इन्होंने ये किया, वो बोलेंगे उन्होंने ये किया। लेकिन इस बीच बिल्कुल शहजाद जी, आपने इस नारे पर आप ही के महायुति के नेताओं की आपत्ति पर कोई जवाब नहीं दिया। आपने नहीं दिया, जैसे उन्होंने नहीं बोला वीर सावरकर पर या फिर नहीं हो सकता है। एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता डिबेट में। आपने मुझे ओपनिंग में कहीं पूछा हो तो मुझे तो सुनाई नहीं दिया। अगर आपने ये सवाल पूछा था और मुझसे छूट गया तो मैं भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो मैं भी जवाब दे देता हूं अगर आप चाहती है तो। मैं कोई सवाल से नहीं भागता हूं। मैं दे दूं जवाब? बोलिए। मैं दे दूं क्या जवाब? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, फिर देखते हैं अभय दुबे भी दिखाते हैं कि नहीं हिम्मत। हाँ, मैं जल्दी से जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है कि अजीत पवार साहब ने जो बोला है, उनको जब एक पत्रकार ने पूछा कि योगी जी ने मुसलमानों को अपनी आंखों के सामने, मैं मराठी में बोला था, मैं कोट करना नहीं चाहता हूं वरना समझेगा नहीं ऑडियंस को, मुसलमानों को सामने रखते हुए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। तो अजीत पवार जी ने उस पत्रकार को मराठी में समझाया कि तेरे को किसने बोला कि उन्होंने मुसलमानों की दृष्टि से यह बयान दिया है? ये हिंदू मुस्लिम यहां पर करने का नहीं, ये महाराष्ट्र में चलता नहीं। ये उनका लगभग ट्रांसलेशन था, मराठी टू हिंदी में बोल रहा हूं मैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभय भाई मेरे बड़े भाई है, मैंने उनको बोला मियां अभय। मियां कोई गाली नहीं है, इनको मियां कितना दर्द हुआ। पर मेरे संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद वर्षों तक रहा। मेरे धाराशिव का नाम वर्षों तक ओस्मानाबाद रहा। मेरे अहिल्यानगर का नाम वर्षों तक अहमदनगर रहा। तब अभय जी की छाती में कोई सुई नहीं चुभी। मैंने मियां क्या बोल दिया तो मियां को वोट जिहाद में इकट्ठा करने वाले लोग मियां के नाम पर कितना भी दग गए। और दूसरी बात, अरे अभय भाई आपने बच्चा किया किसानों की बात की। अभय जी जरा ये बताइए मुझे कि एमएसपी कितनी है सोयाबीन की और कितनी हमने बढ़ाई? जरा आंकड़े जेन्युइनली कोट करना। और राहुल गांधी बोलते हैं कि खरीद होती है 3,000 प्रति क्विंटल में। हमने एमएसपी सोयाबीन की 4,800 से अधिक बढ़ाई। आप कितने पे छोड़ गए थे? हमने 2,500 करोड़ से ज्यादा भावांतर स्कीम में दिया उनको। हमने कॉस्ट प्राइस प्लस 50% का एमएसपी का फॉर्मूला स्वामीनाथन का अपनाया। परंतु आप बताइए, किसानों की जमीन विजयपुरा में किसको दे रहे थे? मियाओं को वक्फ में। और किसको दे? नहीं, सुन लीजिए। और 1200 किसानों का मौका है कि जो मैंने अंजना जी, ठीक है, 3 प्रश्न मैंने पूछे थे, अब आप दिखाइए मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। उन्होंने कोट किया अजित पवार। हाँ, 3 प्रश्न किया है। वीर सावरकर, छत्रपति संभाजी नगर, मेरे अनुज हैं शहजाद जी। बिल्कुल, पहली बात मैं बता दूं, मेरे अनुज हैं और हम विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के लोग इस देश में एक साथ रहते हैं। लेकिन आप मेरे सनातन धर्म का इस तरह अपमान करेंगे शहजाद जी? समूचे सनातन धर्म को इस तरह अपमान करेंगे? क्यों मैं मुस्लिम धर्म को अपना लूं? बताइए। मेरे
तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणो परधर्मो स्वनुष्ठितात्, कम श्रेयस्कर भी हो तो मैं अपने धर्म में मरना पसंद करूंगा। मेरे धर्म पर ऐसा आक्षेप मत लगाइए आप, मैं आपको यह सलाह देता हूं। दूसरी बात वीर सावरकर जी की कही तो मैं पूछना चाहता हूं, जीवन पर्यंत जब तक वीर सावरकर जी रहे ना तो उन्होंने जनसंघ को अपनाया ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ तो बाकायदा आर्टिकल लिखे उन्होंने। ये सवाल हमसे पूछते हैं आप, इतिहास से मैं प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। नाम की राजनीति आपको मुबारक हो, आपको मुजरा और मंगलसूत्र की राजनीति प्रधानमंत्री जी मुबारक हो। राहुल गांधी वो नहीं करते। राहुल गांधी जी बुनियादी सवाल खड़ा करेंगे। उन्होंने पूछा 295A एयरबस का प्रोजेक्ट आप बड़ोदरा में उद्घाटित करते हैं, जो हक था महाराष्ट्र का। गुजरात भी हमारा प्रांत है, मगर ये आप प्रांतों में भेद क्यों पैदा करते हैं? फॉक्सकॉन का 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देगा तो महाराष्ट्र के युवाओं के रोजगार के स्वप्न का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ये बताइए। हर चुनाव में बस हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर कब तक वोट लेंगे आप? आप क्यों विकासोन्मुखी राजनीति की बात करना नहीं चाहते इस देश में? मैं ये देश पूछता है। हमने सवाल पूछा, आपने अजीत पवार जी का कहा, अशोक चव्हाण ने कहा, पंकजा मुंडे, ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई है मुस्लिम वोटों के लिए। वो स्क्रिप्ट ये है कि एक वर्ग विशेष जो इन्होंने अपने साथ एनसीपी अजीत पवार साहब को जोड़ा है, उनको अशोक चौहान जी की बेटी चुनाव लड़ रही, उनको। अब मैं लौट रही हूँ आपके पास अभय जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कास्ट सेंसस पे आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। उधर आप आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम का, तो आप भी अगड़ा पिछड़ा का। सवाल है कि चुनाव का ये मुद्दा कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा हो सकता है अगर आप लोग आने वाले वक्त में इसकी चर्चा करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इसको क्या चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? लेकिन किशोर तिवारी जी बहुत देर से हाथ खड़ा करें। किशोर तिवारी जी, अगर हम पूरी सियासी जमीन को इस वक्त देखें तो कोई भी जनता के बीच भी जाइए वो यही कहते हैं कि एक तरफ धर्म की बात होती है, एक तरफ जाति की बात होती है। क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ? और शिवसेना का क्या स्टैंड है? एक मिनट, देखो मैं एक बात बताता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के जो कदावर नेता है, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, या महाविकास आघाड़ी के उद्धव जी हो, शरद पवार जी हो, और हमारे कांग्रेस के नाना पटोले से लेके पृथ्वीराज चौहान हो, लेकिन ऐसी डिबेट हो रही है कि इन पे ऊंची ऊंची बातें की जा रही। महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं है, और मैं कहता हूं कि इस पे उटपटांग बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना ही मोदी और अमित शाह के खिलाफ। चुनाव का माहौल है, बहुत गर्म हो चुका है, लेकिन है ना, पिछली वक्त आपके डिबेट में बोला गया और वो दुनिया भरे में गया। मुझे बहुत लोगों ने फोन किया और मुझे बुरा लगा कि हम लोग भी ये अपने आवेश में कुछ भी बोल देते हैं। तो अब तुम्हारा मुद्दा आया, अभय दुबे जी का मैं धन्यवाद दूंगा। महाराष्ट्र के चुनाव यह किसानों के मसले पे क्यों है कि 91 करोड़ 5 लाख हेक्टर के अंदर से 92 लाख हेक्टर के अंदर कपास और सोयाबीन उगाया जाता है, जिसके किसान तकलीफ में है। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई की भी मार से लोग पीड़ित है, लोग नाराज भी है। और एक विषय कि पिछले मैं एक बताता हूँ, औरंगाबाद की बात की, उस्मानाबाद की बात की, अहमदनगर की बात की, वो निजाम के अंडर आते थे। और जब निजाम किसको से हमने लिया था तो वो रह गया। एक्चुअली नाम बदलने के लिए तो शिवसेना ही बड़ी, हमने तो पहले ही संभाजी नगर, धाराशिव नगर, अहिल्या नगर ये सब बोलना चालू कर दिया था। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, शहजाद, तुमको मालूम नहीं, अजीत पवार का इंटरव्यू अंजना भी लिया और सभी चैनलों ने लिया है। अजीत पवार ने आज भी बोला है कि भैया ये महाराष्ट्र में चलता नहीं, ये उत्तर प्रदेश में चल सकता होगा, कटेंगे बटेंगे और ये सब कुछ। एक मिनट मैं पूरा बोल लेता हूँ, मैं पूरा बोल लेता हूँ। बोलो ना, मुझे बोलने नहीं देते। अरे पूरा बोल लीजिए, लेकिन रॉन्ग फैक्ट है। अरे दादा, मैंने इंटरव्यू नहीं लिया है ना, तो गलत बात मत बोलो ना। मैंने बोला हुआ इंटरव्यू के लिए, वो देंगे तो मैं लूंगी। गलत बात मत बोलिए ना, मैंने नहीं लिया है, मेरे चैनल पे जरूर चला है। अब पूरा कीजिए सर, 2 लाइन में पूरा कीजिए। हाँ। अरे भाई, वो तो 20 मिनट बोलते थे दो ही लोग। हम लोग जो मेन अभी हमारे पास सत्ता हमारी आने वाली है, तो हमको थोड़ा चांस दिया करो अंजना जी। अभी मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट में 2 सेकंड में छोड़ रहा हूँ। और तुम्हारा ये डायलॉग तो नागपुर के वो अब तुम्हारे राज तिलक में बहुत फेमस हुआ। तो अभी मैं बताता हूँ,
शहजाद जमीन खिसक गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में जम नहीं रहा है। मैं अभी समझा रहा हूं तुमको कि धर्म और जाति की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं तो 75 साल के बाद कौन सी जाति आगे चले गई, कौन सी जाति अति पिछड़ी है, इसका इवोल्यूशन होना चाहिए। ये बात क्या वो गलत कर रहे हैं? और एक ही तो आदमी है जो सामाजिक न्याय पे खरी खरी सुना रहा है, वो राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी के बारे में भी आप शब्द बोलते। वो अभय दुबे आए तो उसको क्या कहे, अभय दुबे मियाँ बोले या क्या बोले, आपको खान बोले, मुझे मालूम नहीं। लेकिन शहजाद पूनावाला इतनी भी वफादारी मत बताओ, इतनी भी वफादारी मत बताओ, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। चलिए मैंने निपट लिया। चलिए ठीक है, एक सेकंड शहजाद जी जवाब दे दीजिएगा एक बार। सूजी बहन शाह जल्दी से बोल ले। सूजी बहन शाह जी वो कह रहे हैं विदर्भ के इलाके में, मराठवाड़ा में, कई जगहों पर, इन तमाम इलाकों में अगर आप जाइए कपास की खेती, सोया की खेती करने वाले किसानों की, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। नहीं, मुद्दे काफी हैं, लेकिन हमारी महायुति सरकार नीति, नियम और विश्वास पर चलने वाली सरकार है। हम हमेशा कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, न्याय सभी के लिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलवेज सेज इन द प्रीएम्बल कि जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक। इसीलिए हमारी सारी स्कीम हर प्रकार को वर्गों के लिए है। मैं ये भी कहना चाहूंगी, महाराष्ट्र की जनता समझ गई है कि ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है, अभी राजनीति हो रही है, सिर्फ पवार और ठाकरे के नाम पर नहीं चलनी चाहिए। यहाँ ऐसी राजनीति हो, महायुति की राजनीति में एक चाय वाला सीएम बनता है, चाय वाला पीएम बनता है और रिक्शा वाला सीएम बनता है। इस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चलती है। और आगे चल के किशोर तिवारी जी, मैं आपको बता दूं, यस हमारे बलिराजा थोड़े संकट में हैं, लेकिन इसीलिए हमारी सरकार ने हमेशा ये किया है कि हमारे जीएसडीपी में पहला हक हो तो हमारे अन्नदाता, हमारा बलिराजा को, इसीलिए हमने एमएसपी में 25% बढ़ाया है। हमारे फार्मर को हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है, लेकिन सोलर एनर्जी के साथ दी है कि आगे चल के ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो वो हमारे बजट में ना रिफ्लेक्ट हो। तो ये पूरा जो हमने औद्योगिक चैनल चलाई है, जो हमने राह पकड़ी है, मैं समझती हूँ महाराष्ट्र की जनता जानती है, वो जानती है कि स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए महाविनाश आघाड़ी चलेगी नहीं, महायुति ही चलेगी। 10 साल में आप मुझे बताइए, एक भी बॉक्स वोट, एक भी महाराष्ट्र की जनता ने जान खोया है क्या अपना? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप मुझे ये बताए, आपके राहुल गांधी सिर्फ कॉमिक बुक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गुजलाते हैं, बांटने और बटने की बात करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हुआ है वोट जिहाद क्यों हुआ? क्योंकि लोकसभा में एक कम्युनिटी की वजह से आप जीते। धुलिया में आप सोचिए, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम प्लस में हैं। शहजाद जी, ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी, अब सबने आप पर जो आरोप लगाया अभय जी से लेकर किशोर तिवारी जी ने, किशोर जी तो कह रहे हैं कि आप ठीक बोलिए, नहीं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। किशोर जी की समस्या ये है कि किशोर जी आज वफादारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, परंतु बाला साहेब ठाकरे जी के विचार क्या थे कि हमने विवादित ढांचे को लात मारकर मंदिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज मस्जिद बनाने वाले लोगों के साथ वो बैठे हैं, जो सीए का विरोध करते हैं उनके साथ बैठे हैं, जो 370 को कब्र में गाड़ने का विरोध करते हैं उनके साथ बैठे हैं। बाला साहेब ठाकरे जी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया था वैसे किशोर जी, पर आप तो राहुल गांधी को महापुरुष जो सावरकर जी को गाली देते हैं उनको महापुरुष कह रहे हैं। और किशोर तिवारी जी, आपने तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो, ये बात हमेशा से अपनाई होगी, मुझे तो नहीं पता क्योंकि आप तो पहले कांग्रेस में थे। अंजना जी प्लीज इंटरप्शन है, अंजना जी प्लीज इंटरप्शन मत कराने दीजिए, अंजना जी फ्लो टूट जाता है, प्लीज मत कराइए। अंजना जी, अंजना जी थांबा, अंजना जी,
अंजना जी, औरंगाबाद का संभाजी नगर जब नामकरण किया गया, कांग्रेस और एनसीपी ने ऑन रिकॉर्ड इसका विरोध किया है। ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसका विरोध किया है। अहिल्या नगर का विरोध किया है। तो किशोर तिवारी जी, आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप कांग्रेस से उद्धव सेना में गए। आज तो उद्धव सेना कहना भी एक प्रकार से बेईमानी में, अंजना जी इसको तो कहना चाहिए यूबीटी का मतलब है उद्धव भाईजान की तंजीम। अब आते अभय जी पर 10 सेकंड मात्र। अभय जी को मैंने सवाल पूछा था संभाजी नगर पर चुप, सावरकर जी पर चुप, 370 आरक्षण जामिया एएमयू पर चुप, पर उन्होंने कहा मैंने सनातन का अपमान किया। अभय जी, आप मेरे भ्राताश्री है और उस अधिकार से, अनुज होने के अधिकार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, मठाधीश माफिया होते हैं, हिंदू हिंसक, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना, राम मंदिर बेकार, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, सर तन से जुदा के नारे, इस प्रकार के नारे और इस प्रकार की चीजों को बोलने वाले, और नसीम अहमद जिसकी हिम्मत है कि वो गणेश जी पर अपनी तस्वीर लगा दे, उस पर मेरे भाई अभय जी ने एक शब्द नहीं बोला। मैंने उनको मियां बोला तो उनको दर्द हुआ। सनातन को समाप्त करने की बात डीएमके ने की, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आप बताइए। ठीक है अभय जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेट स्पीच बोला था। अभय जी जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ किशोर जी, उसके बाद आपकी बारी होगी। अभय जी अंजना जी, एक तो मैं शिवसेना की प्रवक्ता महोदया का हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने माना कि हमारे किसान भाई संकट में हैं। मतलब सत्ता में होते हुए भी ये साहस की बात है कि वो इस बात को स्वीकारते हैं, वो प्रधानमंत्री जी नहीं स्वीकारते। महाराष्ट्र के लोगों में आपसे अनुरोध करता हूं, हर वक्त आप दिखेगा नैरेटिव इनका। ये मैं एक कटिंग लेकर आया हूं, हाथरस के दंगे फैलाने में पीएफआई की आज तक की स्टोरी है। पीएफआई की साजिश, विदेशी 100 करोड़ की फंडिंग, ये जो अभी वोट जिहाद का राग अलाप रहे ना, भीमा कोरेगांव की घटना में भी यही था। बिहार में पीएफआई ने प्रधानमंत्री को मारने के लिए आतंकी साजिश, लेकिन उसका जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, उसको कर्नाटका में इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मदद करके चुनाव लड़ाया। इंजीनियर राशिद आरोप यह है कि जेल से छोड़े गए, जिन पर इन्होंने यूएपीए के तहत मुकदमा लगाया था, और वो जमाते इस्लामी के साथ मिलकर 7 सीट कश्मीर की लड़ाते हैं, तब ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को याद नहीं करते हैं। सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी, घोषित आतंकवादी पंडितों का हत्यारा 10 साल जेल में रहा। अजहर मसूद का शिष्य पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड पर स्थानीय निकाय के वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट देती है। तारिक अहमद मीर को विधानसभा का टिकट देकर लड़वाती है, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब का मंच साझा करता है, उस पर यह बात नहीं करेंगे। आज प्रश्न यह है कि अजीत पवार ने पूछा, अडानी जी उस मीटिंग में थे जिसमें सत्ता की सौदेबाजी हो रही थी, उसका जवाब क्या है? अमित शाह साहब इस देश को बताइए, किस हैसियत से आपके राजनीतिक दल की मीटिंगों को अडानी साहब भाग लेते हैं? ये बात आपको आज देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। तो जो राहुल गांधी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और आपके दोस्त 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, ये महाराष्ट्र के लोगों को इस बात को समझना होगा। मैंने जो सवाल गंभीर उठाए हैं किसानों के संदर्भित विषय के, 67 विधानसभा सीटें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उस विदर्भ और मराठवाड़ा की सीट की सोयाबीन के किसान हरा देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा सोयाबीन के किसानों के साथ इन लोगों ने इतना बड़ा छलावा किया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। 1,828 किसानों ने आत्महत्या की है 2014 से 22 तक। मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह साहब के मंत्रालय ने यह रिपोर्ट दी प्रधानमंत्री जी। कौन उसका जिम्मेदार है बताइए? 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत किसने बढ़ा दी? प्रधानमंत्री जी। आज आपके खुद के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 7 साल से मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं कि आप इनको इनपुट कॉस्ट पर से जीएसटी हटाइए, ट्रैक्टर पे के पार्ट्स पर 12 से 18% जीएसटी, कीटनाशक पर, खाद की बोरी में से 5 किलो खाद चोरी कर लिया आप लोगों ने। शर्म नहीं आई? तो ये बात जब आपके खुद के लोग उठाते हैं, खुद आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है, जो आप कहते थे 22 तक आमदनी दोगुनी कर दूंगा, छोटा सा जवाब इसका जी, मुझे जाना है 2015 की तुलना में आज आमदनी कम है। अंजना जी, अंजना जी देखिए, अंजना जी दूसरी बार भी प्रयास करने पर उन 3-4 सवालों का जवाब अभय जी ने नहीं दिया, परंतु उन्होंने बोलते बोलते कहा कि एसडीपीआई के साथ हमारा अप्रत्यक्ष गठबंधन है। यह है हिंदू की रिपोर्ट। बंटवाल काउंसिल का प्रेसिडेंसी जीतने के लिए कांग्रेस ने ऑफिशियली एसडीपीआई का समर्थन लिया। कर्नाटका में है बंटवाल, और वहां पर जब एसडीपीआई बोलती है ना कि राम बाण वाला लैंपपोस्ट हटाओ, तो ये जी जनाब करके मान जाते हैं। वो वायनाड में भी एसडीपीआई का समर्थन लेकर चुनाव लड़ते। जमाते इस्लामी का ये तो लेफ्ट बोल रही है, पर छोड़ देते हैं, मैं
आना चाहता हूं किसानों पर। अभी उन्होंने बात की ना, आपको पता है अंजना जी, महाराष्ट्र के साथ इनकी तो सरकार कई वर्षों तक रही, 26 मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने काम नहीं किया। अभय जी से पूछे नीलवांडे डैम प्रोजेक्ट ये कब हुआ और कब उसको शुरू किया और कब उसका आगे बढ़ने का काम हुआ। इनसे पूछे 1 करोड़ किसानों को आज हमने किसान सम्मान निधि दी, आपने कितने किसानों को दी? आपने राजस्थान में बोला कर्ज माफी देंगे, किसानों की जमीनें लूट ली आपने 1200 किसानों की आत्महत्या करवाई है कर्नाटका में और 100 से अधिक किसान तेलंगाना में मारे गए हैं आपकी नीतियों की वजह से। आपके खुद के विधायक कर्नाटका में बोलते हैं कि किसानों के लिए हम कुछ नहीं करते, केवल विजयपुरा से हम लोग वक्फ को जमीन दे देते किसानों की। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, ये एड है अंजना जी कांग्रेस का 1980 का, इसमें लिखा है कि इंसान को इंसान की तरह ये पार्टियां नहीं देखती, ये कैक्टस की तरह देखती है, ये देखती है ब्राह्मण, ठाकुर, हरिजन, बनिया, ये देखती है शुक्ला, शर्मा, चतुर्वेदी। अरे इंदिरा जी को भी तो आपने त्याग दिया, जैसे उन्होंने बाला साहब को त्याग दिया, आपने इंदिरा जी को त्याग दिया। जो लोग मंडल का विरोध खड़े होकर करते, राजीव गांधी, जो लोग आरक्षण का 1961 में विरोध करते हैं, जो कहते हैं हम आरक्षण समाप्त करेंगे और जामिया और एएमयू में आरक्षण समाप्त किया, वो लोग आकर आरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। वाह अभय जी, किसानों का मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो कर्नाटका या तेलंगाना मॉडल क्या कहता है? वहां पर भी किसानों की आत्महत्या बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो सवाल तो यह है कि इसी में से जनता को चुनना है, पर आपका मॉडल क्या है? छोटा सा जवाब। आ रही हूँ तिवारी जी, मैं क्या करूं, आप ही के साथ ही हैं अभय जी, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। जब आप ये सवाल पूछ रही हैं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की मेरी सरकार ने सोयाबीन 24,000 मैट्रिक टन खरीद लिया है, जबकि बहुत कम मात्रा में पैदा होता है, और महाराष्ट्र में 2800 मैट्रिक टन। जातिगत जो सर्वे की सेंसस की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 2011 का हमारा जो कास्ट सेंसस का डेटा आपने हड़प लिया है उसको जारी कर दीजिए। आपने उसको ये स्वीकार किया है शपथ पत्र में। यही उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने सर्वोच्च अदालत में मुकदमा लगाया था कि वो रिपोर्ट दीजिए, तो आपने ये कह दिया कि हम तो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, किशोर तिवारी का अधिकार है। आर्टिकल किशोर तिवारी जी, 7 शहजाद पूनावाला जी पेपर दिखा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी कास्ट सेंसस के खिलाफ थे, कास्ट सेंसस के खिलाफ थे बाला साहब ठाकरे। मैं बाला साहब ठाकरे जी के विचार उस वक्त के लिए वो ठीक थे, मैं बता रहा हूँ। अभी उद्धव जी ने कल ही बताया, एक बार हो जाने दीजिए, 75 साल हो गए, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया ये सब हो जाने दीजिए। एक बात। दूसरी बात शहजाद, तो मैं तुमको मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। अगर ये महाराष्ट्र में आज भी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कपास खरीद ले और नाफेड से सोयाबीन खरीद ले मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो बीजेपी को वोट मिल सकेंगे। दूसरा, मैं सुशीबेन शाह को कहता हूं और अजीत पवार जी के लिए भी कहता हूं कि 23 तारीख को 4 बजे इनका पॉलिटिकल एंड हो जाएगा। मेरी आज ही तुम्हारे को मेरी श्रद्धांजलि। मैं सुन लो। अरे क्या बता रहे हो? अरे भाई, पीपल गो ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन। हाँ, पहले लोग कांग्रेस को वोट देते थे, फिर मोदी को दिए, अब फिर कांग्रेस को दे रहे। बाला साहब ठाकरे के विचार बदल गए? अरे नहीं, एक सेकंड किशोर जी, बाला साहब ठाकरे के विचार बदल गए? देखो, नहीं, उनके विचार बदल गए। यही तो मैं बोल रहा हूँ, विचारधारा जिहाद है। बच्चों को यही विचारधारा जिहाद है। तो बड़े आदमी बात करते हैं, जब बच्चे नहीं बोलते। बीच में और बच्चों को बोला पूरा करने दीजिए, पूरा कीजिए। मैं पूरा कर लेता हूँ। मैं पूरा करे तो मैं गंभीर बात कर रहा हूँ कि किसान विदर्भ और मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और खानदेश की आत्महत्या कर रहे हैं, ये गंभीर मसला है। और मैं अभय दुबे जी को साधुवाद दूंगा कि भोपाल में रहते हुए महाराष्ट्र पे इतनी क्लासिक स्टडी कर वो बात कर रहे हैं। और मैं शहजाद पूनावाला, तुम दिल्ली में रहते हो, तो तुम इस बात के लिए तुम्हारे ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर की पैरवी पे काम करो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सोयाबीन के लिए रिकमेंडेशन दिए उसको फॉलो करो। बहस तो होती रहेगी, बहस तो अपन चुनाव के बाद भी करेंगे, लेकिन तुमको यहाँ का मराठी मानूस बख्शेगा नहीं। अडानी से बहुत घबराए है भैया, पूरी बम्बई की जमीन ले रहे,
और ये हमारे को 200 करोड़ आए बोल रहे, और एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के अंदर से अडानी एनर्जी और अनाड़ी पोर्ट से जो 3,000 करोड़ रुपए विड्रॉ हुए हैं। ठीक है, आ रही हूँ। अरे सुजी बेन शाह इस पर जवाब दीजिए। सुजी बेन शाह शहजाद जी रुक जाइए। सुजी बेन शाह दुबे जी, मुझे सिर्फ इतना बता दे महाराष्ट्र की जनता को कि कांग्रेस का क्या विचार है 370 पर, खारिज होना चाहिए कि चलना चाहिए? मुझे ये भी बता दीजिए कि उलेमा ने जो पत्र लिखा था, 10% रिजर्वेशन मांगा था, नाना पटोले और सुप्रिया जी ने कहा कि भैया हम उसके पर जरूर विचार करेंगे, हमारी सरकार आई तो जरूर होगा। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफत नहीं कर रहे हो? रिलीजन के बेसिस पर आप कॉन्स्टिट्यूशन, आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उस पर जवाब दीजिए। दूसरी बात अदानी की, आप मुझे ये बताइए, उद्धव ठाकरे जी ने टेंडर दिया था अदानी को, आगे कोई सीलिंग के कोई कंपनी थी, उसका टेंडर स्क्रैप करके अदानी को टेंडर देने वाले। तिवारी जी लगातार मत बोला कीजिए। नंबर 1, नंबर 2, रुकिए, वो बोलेंगी फिर आप बोलना। जमीन, एक भी इंच जमीन अदानी को दी नहीं गई है धारावी प्रोजेक्ट के लिए। देयर इज अ 50-50% पार्टनरशिप। धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऑल लैंड उसके पास है। और दूसरी बात, हमने TDR को कैप किया है। आपकी सरकार का टेंडर था, उद्धव ठाकरे की सरकार का टेंडर था। 350 स्क्वायर फीट जगह देने का वादा आपने किया था। ये जो आप बता रहे हैं ना कि जो कंपनी पलायन कर गई, कह रहे हैं किशोर जी, फॉक्सकॉन हो किशोर जी, क्योंकि आप ही कथा कह रहे हैं, फॉक्सकॉन हो तो धारावी हो तो। छोटी टिप्पणी, मंत्रालय गए के लिए सरकार गिरा दी। 2.5 साल से इनकी सरकार है, अगर हमने कोई यहाँ की लड़ाई छोड़िए। अभय दुबे जी 2 लाइन का कमेंट का टाइम बचा है। अभय जी 2 लाइन, उसके बाद शहजाद जी आ रही है। अभय जी 2 लाइन। देखिए, उन्होंने बिल्कुल 2 लाइन में जवाब देता जाति का चलेगा जोर। महाराष्ट्र की जनता हमसे महाराष्ट्र की जनता हमसे पूछ रही है, उसका जवाब हमने दिया कि हाँ, किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। जिन किसानों ने कर्ज भरा है उनका 50,000 रुपए उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। शहजाद जी सिर्फ 2 लाइन, टाइम खत्म हो गया। शहजाद जी जल्दी। अंजना जी, मैं महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। भाजपा का प्रवक्ता हूं, पर बाला साहेब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया किशोर जी ने और उद्धव जी ने, पर हम उनके विचारों को लेकर चलेंगे। उन्होंने बोला बाला साहेब ठाकरे जी के विचार पुराने हो गए, इसलिए हम अब चटाई लगाकर हम लोग वोट बैंक के लिए सारी चीजें करेंगे, परंतु हम लोग उनके विचारों पर नहीं चलेंगे। ये किशोर तिवारी ने बोला, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। 20 को जनता को वोट करना है महाराष्ट्र में, और 23 नवंबर के नतीजे का जितना इंतजार महाराष्ट्र की जनता कर रही है उतना ही हम सब कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। बहरहाल उस दिन भी चर्चा होगी देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।